1.2 मिलियन की एनुअल सैलरी, यानी कि पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपए यहाँ जाने के मिल रहे हैं। क्या किसी में इतनी हिम्मत है कि वो यहाँ पर जॉब कर सके? यहाँ पर आपका कोई भी बॉस नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ आप अपनी मर्जी से ही काम कर सकते हैं। जैसे मर्जी उठो, जैसे मर्जी सो, मौसम को एंजॉय करो, फिशिंग करो। आपका काम सिर्फ ये होगा कि ऊपर वाली जो लाइट है वो सिर्फ सही से काम करनी चाहिए। जी हाँ, बस यही काम होगा। आपको 30 करोड़ रुपए मिलेंगे सिर्फ ये देखने के लिए कि ऊपर वाली लाइट सही से काम करनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अच्छी खबर यहाँ पर खत्म होती है। और जो बुरी बात है वो ये है कि ये दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब है, जुमान लाइट हाउस को गार्ड करना। क्यों ना कि ये समंदर के बीचों बीच है। इस जॉब के लिए सबसे पहले आपको CV भेजनी पड़ेगी। और ये बात ज़हन में रख लेना कि यहाँ पर आपसे बात करने के लिए कोई भी नहीं होगा, हर तरफ ही अकेलापन होगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ पर बहुत भयानक तूफान आते हैं और जो तूफानी लहरें होती हैं वो तो कई मीटर ऊपर तक टकराती हैं टावर से। इस जॉब में जान जाने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और ये पिक्चर ली गई थी रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए। इसमें आप देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर जो कि तूफान से गिरा हुआ है। अगर ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती तो इसमें जान भी जा सकती थी उसकी। वैसे इस अजीबोगरीब टावर को देखने के बाद आपके अंदर भी एक सवाल आ रहा होगा कि इस लाइट को बनाया ही क्यों गया, और ये बात किस लिए जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट हमेशा के लिए जलती रहनी चाहिए। इस चीज को देखने के लिए देखना पड़ेगा कि लाइट हाउस की शुरुआत कहाँ से हुई। ये बात शुरू होती है एंशिएंट इजिप्शियन की, जब सफर करने के लिए ना ही कोई रोड हुआ करते थे और ना ही किसी किस्म की कोई गाड़ियां। तब सफर को आसान करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता। एक बंदा था जिसका नाम था कैप्टन मार्सियस। ये बहुत ही बड़ा ताजर था और अपने खतरनाक समुद्री सफर के बारे में जाना जाता था। इसके साथ एक वाकया होने वाला था। शिप तो पुराने जमाने में लकड़ियों से बनी होती थी। तो एक दिन कैप्टन मार्सियस एक बहुत ही अंधेरे वाली जगह से गुजर रहे थे, पानी में जो कि बहुत बड़े बड़े पत्थर थे जिससे इनकी शिप टकराती है और उसमें बड़े बड़े होल हो जाते हैं, जिसकी वजह से शिप उलट भी जाती है, जिससे इनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इस वाकये के बाद कैप्टन मार्सियस ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा जो इनको इस खतरे से वार्न कर सके। अब ये तो एक मसला हो गया। दूसरी तरफ आपको पता है कि ओशन बहुत ज्यादा बड़ा है और पैसिफिक ओशन की बात ही ना करें। सारी दुनिया का लैंड एक जगह इकट्ठा कर दे तो पैसिफिक ओशन फिर भी इससे बड़ा होता है। इस बात को छोड़ो तो अगर एक मून 5 दफा इसमें रख दिया जाए तो फिर भी पैसिफिक ओशन इससे बड़ा होगा। अब आपको पता लग गया होगा कि पैसिफिक ओशन कितना ही बड़ा है। जब पुराने जमाने में ताजर इसमें सफर किया करते थे तो किसी को कुछ भी नहीं पता होता था कि अगली जमीन इससे कितनी दूर है, और ताकि उनको ये भी नहीं था पता कि इसका रास्ता किधर से है। नेविगेशन जो कि उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। उस वक्त में कोई एडवांस सिस्टम तो होता नहीं था कि जो ताजरों को गाइड कर सके रास्ते के बारे में। GPS जो कि 1973 में इवेंट हुआ था और लोगों के लिए 1978 में अवेलेबल हुआ। और कभी कभार ऐसा होता है कि गूगल मैप पर देखने के बावजूद भी हम अक्सर गलत टर्न ले लेते हैं। फिर ये पुरानी सदी के लोग तो क्या ही करते होंगे। तब ये ताजर सूरज और सितारों को देखकर अपने रास्ते का अंदाजा किया करते थे और शुरुआत की कुछ नेविगेशन टूल्स पर, जो कि इस ना खत्म होने वाले समंदर को पार करने के लिए होता था। सिर्फ और सिर्फ इस नेविगेशन को देखने के बाद भी 3 मुसीबतें और आ जाती थी, जैसा कि पुराने वक्तों में कैप्टन एलिस को आई थी। पुराने जमाने में कैप्टन अपने लोगों के साथ पैसिफिक ओशन पार कर रहे थे कि अचानक से बादल आ जाते हैं जिसकी वजह से सितारे छुप जाते हैं, जिनके जरिए ये रास्ते का पता लगा रहे थे। और फिर अचानक से समुद्रों में इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं, तेज तूफान आने की वजह से ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। जैसी सुबह होती है तो ये ओपन ओशन में खो गए थे। उन लोगों के पास ना ही कुछ खाने के लिए बचा था और ना ही कुछ पीने के लिए। भूख और प्यास की शिद्दत से क्रू का बहुत बुरा हाल होता है। आपको इतना तो पता होगा कि ओशन का पानी हम इंसान नहीं पी सकते क्योंकि इसमें नमकियात की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जिसके पीने से इंसान मर भी सकता है। तब ये लोग पानी में मौजूद होने के बावजूद भी बिल्कुल प्यासे थे। इनमें से बहुत सारे लोग मर भी गए थे और कैप्टन को बहुत ही मुश्किल से आइलैंड मिला था और आखिरकार ये वहां पर जाके रुक जाते हैं। अब दुनिया के सबसे पहले लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी एंशिएंट सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। वहाँ का रोलर था फिटोलमी द सेकंड फिलाडेल्फियस। इसका किंगडम उस टाइम हब था एक ट्रेड कल्चर का, लेकिन इस किंगडम का सबसे बड़ा मसला था एक इसकी लोकेशन। अगर आप इस फोटो को गौर से देखें तो शहर के किनारे तक जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था और इसके साथ देखें कि कितने कितने बड़े बड़े पत्थर है। जब ताजर यहाँ से रात के वक्त बहुत तेजी से गुजरते थे तो ये पानी के नीचे नोकदार पत्थर इस शिप को तबाह कर देते थे। ये जहाज वगैरह डूब जाते थे और इनके ऊपर जो कार्गो है वो भी डूब जाते थे। इसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। फिर किंग ने सोल्यूशन के लिए उस वक्त के एक्सपीरियंस लोगों को बुलवाया। उन लोगों ने मिलकर आपस में बहुत जबरदस्त प्लान बनाया, एक रोशनी के बहुत से बड़े मीनार को बनाना जो शिप को अच्छे तरीके से गाइड किया करेगा सेफ्टी की तरफ, और साथ ही साथ इनको बताएगा कि पानी में मौजूद खतरात के बारे में। डिटर्मिनेशन के साथ सो स्टार्टस उस वक्त काम शुरू कर देते हैं जिसने इसका प्लान बनाया, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि वो जो चीज बना रहे हैं वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग मार्बल बना रहे हैं एंशिएंट इजिप्शियन का, द फोरस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया के साइल पर ये द फेरस के ऊपर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पर पहुंच गया।
इसकी हाइट जो कि 384 फीट थी और इसको व्हाइट मार्बल से बनाया गया था। इस लाइट हाउस के ऊपर उस वक्त बहुत बड़ी आग जलती थी जिसको हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 एंशिएंट अजूबों में से एक भी माना गया था। लेकिन ये इसकी लंबाई की वजह से अमेजिंग नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक जीनियस डिजाइन भी था इसका। फिर स्टार्टस ने इसकी रोशनी को बढ़ाने के लिए मिरर और लेंस का सिस्टम भी बनाया था, जिसकी वजह से मीलों दूर शिप्स को इसकी रोशनी भी दिखाई देती थी। जैसे ही लाइट हाउस बनने की बात फैलती है तो दूर वाले ताजरों को सुकून का सांस आया। अब उन लोगों को इस लाइट हाउस की वजह से अलेक्जेंड्रिया के पथरीले पानी को नेविगेट करने की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। तब ये दुनिया का सबसे पहला लाइट हाउस बन गया था एक ताजरों के लिए। और फिर यहाँ से लाइट हाउस का कंसेप्ट पूरी दुनिया में फैल गया। पहले तो ये लाइट हाउस समुद्र के किनारों पर बना करती थी, लेकिन जब वक्त के साथ साथ दुनिया भर में ट्रेड ज्यादा बढ़ गई तो समुद्र के जो मसरूफ रास्ते हैं जिससे पत्थर पानी के ज्यादा करीब होते थे और जिन पत्थरों से शिप्स को ज्यादा खतरा होता था कि ये शिप्स कहीं डुबा ही ना दे, उन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए। इसी वजह से समुद्र के बीचों बीच ये लाइट हाउस आपको देखने को मिलेंगे। शुरू में इसमें आग जलती थी, लेकिन जदीद वक्त में इसके बाद मोमबत्तियां, लैंप और ऑयल लैंप्स आ गए थे। लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा तेज नहीं हुआ करती थी और जब बिजली प्रोड्यूस हुई तब लाइट बल्ब की इन्वेंशन होती है। तब ये लाइट हाउस भी इलेक्ट्रिक बल्ब पर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा तेज होती है। लेकिन फिर भी लाइट हाउस इस लाइट को मीलों दूर कैसे रिफ्लेक्ट करती है? इसका जवाब है ये लेंसेज। 1800s तक इन लाइट्स को इन लाइट के पीछे लगाया जाता था, लेकिन फिर अचानक उस टाइम के इंजीनियर को एक बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जाता है कि लेंस को लाइट के सामने बिल्कुल रखें। लेकिन इसमें मसला ये था कि जितना ज्यादा मोटा लेंस होगा उतनी ही कम लाइट होगी। तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं इंजीनियर फ्रेस्नेल, जिनके पास एक बहुत बड़ा जबरदस्त सोल्यूशन था। उन्होंने इस लेंस को एक तो बहुत बारीक कर दिया और दूसरी तरफ इस डिजाइन को इस तरह बनाया कि वो एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरह से फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज ज्यादातर लाइट हाउस में फ्रेस्नेल लेंसेज ही इस्तेमाल होते हैं। इसकी वजह से लाइट को मीलों दूर देखा जा सकता था। इस तरह से इस लाइट हाउस की वजह से शिप्स को आराम से खतरे का पता लग जाता था। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया कि 30 करोड़ मिलेंगे इस जॉब को करने के लिए, अभी भी आप इसमें इंटरेस्टेड हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि आप किस जगह से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।